देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुपर पावर अमेरिका पर बड़ी मुसीबत आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के दुश्मन उनके घर तक पहुंच गए। व्हाइट हाउस में ट्रंप कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि तभी एक जोरदार फायरिंग होने लगी। कौन है ट्रंप का दुश्मन, ये आपको बताएंगे। उधर पाकिस्तान में सेना का सरदार बाजवा भारत के हमले के डर से भागता फिर रहा है। बाजवा को खौफ है कि अब अगर भारत ने अपनी नजर टेढ़ी की तो इस बार पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। हालांकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब हांगकांग और ताइवान ने ऐलान कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ आखिरी जंग के लिए तैयार है। तो इन तमाम खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका से यह खबर है। यहां व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। यह गोलीबारी तब हुई जब व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो उस वक्त सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम होते हैं। गोलीबारी शुरू होते ही ट्रंप को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। तो व्हाइट हाउस के बाहर आखिर किसने बरसाई गोलियां, ट्रंप के दुश्मन कैसे उनके घर तक पहुंच गए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। व्हाइट हाउस जिसकी सुरक्षा हर वक्त 24 घंटे बेहद चाक चौबंद रहती है, सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम होते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के आवास के बाहर। और वहां पर ठीक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं व्हाइट हाउस के बाहर। अब तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज इस मामले की जांच में जुट गई हैं कि आखिर गोली चलाने वाले कौन हैं, ट्रंप के दुश्मन उनके घर तक पहुंच कैसे गए। अंदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी, और उसी वक्त यह खबर आती है कि बाहर अंधाधुंध फायरिंग हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने, एक अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के, दूसरी तस्वीर व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर है, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो चौकन्ना हुई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कौन हैं। जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है कि आखिर वो कौन लोग थे। ट्रंप के घर तक उनके दुश्मन कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और अहम जानकारी आपको और दे दें, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर ट्रंप ने कहा है कि हालात काबू में हैं, सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद, हम हमलावर को घायल करके पकड़ लिया गया है। यह एक ताजा अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीक्रेट सर्विस के जवानों का शुक्रिया अदा किया है और यह जानकारी भी दी है दुनिया को कि हमलावर घायल हो गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के जवानों का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि हमलावर जिसने गोली चलाई थी उसको पकड़ लिया गया है और वो घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा इस इंसिडेंट के बाद बढ़ा दी गई है। सीक्रेट सर्विस स्टाफ ने ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई है। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने शूटर को गोली मारी है। व्हाइट हाउस के बाहर हुए इस हमले की जांच जारी है और यह हमला तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तो ये तीन तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सीक्रेट सर्विस के जवान चौकन्ना हुए और फौरन हमलावर को पकड़ने की कोशिश की गई, उसे गोली मारी गई, घायल किया गया और घायल अवस्था में इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस हमलावर के जरिए अब तमाम जानकारियां बाहर आ सकेंगी कि आखिर यह कौन था और इसका मकसद क्या था। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक्शन में
सीक्रेट सर्विस के जवान और अफसर नजर आ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। वैसे भी सुरक्षा बेहद तगड़ी होती है अमेरिकी प्रेसिडेंट की और व्हाइट हाउस की, यह हम सब जानते हैं। और अब इस इंसिडेंट के बाद सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं जो कि उप सेना प्रमुख रह चुके हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा जावेद गफ्फारी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी से आपके पास और क्या अपडेट नजर आ रही है? पूरी खबर डिटेल में हमने अपने दर्शकों को दी कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाहर अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसके बाद हड़कंप मचता है, हमलावर पकड़ लिया गया है और सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां समीर, और हम ये वाकया उस जगह के बारे में करते हैं जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता है। और व्हाइट हाउस के बाहर आज ठीक 4 घंटे पहले हुआ यूं कि व्हाइट हाउस के गेट पर एक व्यक्ति आता है और वो सीक्रेट सर्विस के व्यक्ति को दूर से कहता है कि मेरे पास हथियार है, और फिर वो सीक्रेट सर्विस के जो लोग वहां खड़े होते हैं उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ जेब से निकालने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में सीक्रेट सर्विस की तरफ से जवाबी फायरिंग की जाती है और हमलावर वहीं घायल हो जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। अभी उस हमलावर की स्थिति क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसी बीच में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जब उनके बॉडीगार्ड सीक्रेट सर्विस के लोग उन्हें बताते हैं कि आपको बीच में तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलना होगा, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अंदर ओवल ऑफिस में आते हैं, उनको फिर पूरी डिटेल बताई जाती है और कुछ मिनट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पत्रकारों को फिर यह जानकारी देते हैं कि व्हाइट हाउस के एक बाहरी गेट पर जो नई फेंसिंग की गई है उस जगह पर सीक्रेट सर्विस के जवान के ऊपर में हमलावर ने हमला करने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में यह सब घटनाक्रम हुआ है। मनीष, ये बताइए कि हमलावर के पास से कोई हथियार बरामद हुआ है क्या? कुछ साफ हो पाया है कि यह शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था? देखिए, बात यही है कि अभी तक सीक्रेट सर्विस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि हमलावर के पास कोई हथियार था या नहीं। अच्छा। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि यह एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन था सीक्रेट सर्विस का, और जो हमलावर व्यक्ति था वो हो सकता है कि उसने केवल बस जानबूझकर यह पूरी स्थिति को क्रिएट किया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मई में जब ब्लैक मैटर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग व्हाइट हाउस के गेट पर आ गए थे और उसने बोतल फेंकी थी, पत्थर फेंकी थी, और उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फैमिली को यहां तक कि अंडरग्राउंड बंकर तक में जाना पड़ा था। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब व्हाइट हाउस में इस तरह की घटना होती है तो मुझे लगता है कि एक ऐसे समय में जब थोड़े ही दिन बचे हैं अमेरिका में चुनाव के, प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम इन तमाम चीजों से खुश तो जरूर नहीं होंगे, और वो दिख भी रहा है उनके चेहरे पर जब वो वापस आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो बताते हैं, बल्कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सब चीजों से भयभीत नहीं है, वो सुरक्षित है और सीक्रेट सर्विस ने जवाबी और त्वरित कार्रवाई में ये सब कुछ किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो वहां की है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने ये गोली चलाई थी। ठीक है मनीष, बिल्कुल जैसे ही कुछ और अपडेट आएगी वॉशिंगटन डीसी से हम फौरन आपका रुख करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस हमले के पीछे, वजह क्या नजर आती है? फिलहाल जो परिस्थितियां वॉशिंगटन डीसी में हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं उसके आधार पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है, इसके एक बहुत पहलू हैं। 2 मिनट दीजिएगा तो मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, पहली बात तो यह है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिकन इलेक्शंस पूरे विश्व में एक बड़ी अहमियत रखते हैं। सारा विश्व उसको देखता है कि अमेरिका के इलेक्शन किस प्रकार से चल रहे हैं, किस तरह की हवा बह रही है। अभी समझने की ये बात है कि चाइना और रशिया हर मामले में एक साथ हैं, लेकिन जहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कंसर्न, उसमें चाइना चाहता है कि बिडेन साहब इलेक्ट हों और उसमें रशिया चाहता है कि ट्रंप ही दोबारा इलेक्ट हों। तो इस स्पेशल मुद्दे पे इलेक्शन के बारे में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन रशिया एंड चाइना। अभी एक बात तो ये रही। दूसरी बात आप ये देखिए
कि किस तरीके से अमेरिका का रवैया रहा है ताइवान की तरफ और हांगकांग की तरफ, किस तरह से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है चाइनीज़ इकोनॉमी की तरफ और चाइनीज़ इंडस्ट्री की तरफ, किस तरह से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है इंडिया की तरफदारी करने के लिए जहाँ तक चाइना से उसका तो इन सब चीज़ों को अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, और भी कई मुद्दे हैं, तो इन सब चीज़ को अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे समीर भाई, तो आपको ये लगेगा, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ए ने किया या बी ने किया, वो कहना बड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है, जिस तरह से वर्ल्ड में चीज़ें निकल रही हैं, जिस तरह से न्यूज़ फैल रही है, उससे लगता है कि कोई एक ही वही शख्स हो सकता है जिसके इंटरेस्ट में ये हो कि ट्रंप को कुछ हानि पहुंचे। और एक इसका दूसरा मुद्दा भी हो सकता है कि क्या इस एक्शन से ट्रंप को फायदा होगा इंटरनली या नुकसान होगा। अब जो इसकी नज़र है वो चाइना की तरफ जाती है, तो चाइनीज़ का इसमें क्या इंटरेस्ट रहा, क्या हाथ रहा, कहना अभी बड़ा कठिन है और कहना चाहिए भी नहीं हम लोगों को, बिल्कुल, जब तक इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस मामले की जांच चल रही है और जो ऑथेंटिक जानकारियां वॉशिंगटन डीसी से हमारे पास आ रही है, सीक्रेट सर्विस के हवाले से आ रही है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस सवाल का आपने भी जिक्र किया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन कौन कौन है, इसके बारे में तफसील से हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बताना कि आखिर व्हाइट हाउस में ये जो फायरिंग हुई है और ठीक उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे थे। बाहर शूट आउट होता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि नहीं अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिए। उनको अंदर लेकर जाया जाता है और फिर सारी स्थिति से वाकिफ कराया जाता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सवाल यह कि व्हाइट हाउस में फायरिंग, ट्रंप का दुश्मन कौन? व्हाइट हाउस परिसर के बाहर एक शख्स ने फायरिंग की, सीक्रेट सर्विस एजेंट ने फायरिंग करने वाले शख्स को गोली मार दी। हालांकि इस अफसर से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थी जिसके आधार पर आपने गोली चला दी। एनकाउंटर के बाद हमलावर को अस्पताल ले जाया गया और जो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि गंभीर रूप से घायल है ये हमलावर और इसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इसके जरिए तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके कि आखिर इसका मकसद था क्या। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। हम सब ये जानते हैं कि कितनी तगड़ी सुरक्षा रहती है व्हाइट हाउस की और अब उस सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। फायरिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया और उसके बाद उन्हें यह सूचना दी गई सीक्रेट सर्विस की तरफ से कि बाहर फायरिंग हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोकना पड़ा और फिर उसके बाद अंदर ले जाकर डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया गया कि बाहर के हालात क्या हैं। अभी हमलावर की पहचान या मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये जो ताजा स्थिति है उससे हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। अब ट्रंप पर फायरिंग और ड्रैगन की साजिश, सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है क्योंकि चीन पर लगातार हमलावर है डोनाल्ड ट्रंप। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की अमेरिकी चुनाव को लेकर क्या यह साजिश हो सकती है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया नहीं चाहते कि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो, यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो इस बात का अंदेशा डोनाल्ड ट्रंप को भी है, यानी कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों की ओर वो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो हैं उनको मेरी हार से बहुत फायदा होगा, इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। जो बिडेन को राष्ट्रपति बनाकर यूएस पर हुकूमत चाहता है चीन, देखिए यानी जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जो बिडेन, उन पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं चीन ये चाह रहा है कि मैं हार जाऊं, डोनाल्ड ट्रंप हार जाए और जो बिडेन जीत जाए ताकि चीन का फायदा हो। बीजिंग अमेरिका को खरीदना चाहता है। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जाहिर है चुनावी मौसम है तो इसमें बड़ी बातें की भी जाती हैं। मेरे हारते ही नए राष्ट्रपति की ईरान, नॉर्थ कोरिया से बड़ी डील होगी, ये भी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये रुख है, ये रवैया है और इन तमाम बयानात के जरिए डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। अब हमले पर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है, उससे आपको वाकिफ करा दें। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, यह बड़ा बयान व्हाइट हाउस की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। 51 साल का शख्स हथियार लेकर आया। देखिए यह क्लियर कर दिया गया है कि हथियार था इस हमलावर के पास। संदिग्ध ने अफसर से कहा कि उसके पास हथियार है।
सीक्रेट सर्विस के जवानों ने हमलावर को घायल किया, यह भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अब जो डिटेल्स हैं इस हमले से जुड़ी वो सामने आने लगी हैं। तो अमेरिका की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान से एक अहम खबर, एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है। पाक आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा ने आईएसआई हेडक्वार्टर में बैठक की है, क्योंकि पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। बाजवा ने मुल्क की सुरक्षा पर आईएसआई अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। यह इस वक्त की एक अहम खबर पाकिस्तान की। हम आपको बता दें, जनरल बाजवा पाकिस्तान की आर्मी के चीफ, उन्होंने आईएसआई अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत चीन तनाव में पाकिस्तान जो है वो लगातार चीन की शय पर किस तरह की हरकतें कर रहा है एलओसी पर, यह हम सब जानते हैं, हम सब इससे वाकिफ हैं। और इस बीच आईएसआई हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की यह बैठक, इसकी कुछ और डिटेल्स मिल पाई हैं क्या मनीष? उसके बाद फिर मैं जावेद गफ्फारी साहब का रुख करूं पाकिस्तान में। जी समीर, अपने सवाल दोहराएं। ये जो खबर आ रही है मनीष की, जिस तरह से आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तान के आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और लगातार हम देख रहे हैं चीन की शय पर पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की हरकतें हो रही हैं एलओसी पर, इसका एजेंडा क्या था, कुछ क्लियर हो पाया क्या? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आर्मी चीफ बाजवा लगातार, पहले उन्होंने एयरपोर्ट चीफ से मुलाकात की और आईएसआई और दूसरे जगह पर बात कर रही है। एजेंडा एक है कि किस तरीके से भारत को आप प्रवोक करें, भारत के साथ उस हालात में आप पहुंचे ताकि चीन को एक बहाना मिल सके कि वो पीओके में घुसपैठ कर सके। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को यह अंदेशा है कि भारत पीओके में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और इसके मद्देनजर पाकिस्तान यह चाहता है कि चीन को एक मौका मिले ताकि वो पीओके में काफी हद तक अपना जो मोबिलाइजेशन है वो आर्मी का कर सके, और इस तरह से पीओके को चीन के हवाले किया जाए। ठीक है, जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं 7 न्यूज पाकिस्तान के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गफ्फारी साहब, इरादे क्या हैं? क्योंकि पीओके में हम देख रहे हैं जिस तरह से सीपैक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है पीओके चाइना के हाथों गिरवी रखने वाले हैं इमरान खान। इरादे क्या हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा समीर, बस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं है जो पॉलिसी अपनी इंप्लीमेंट करेंगे और सारे करने देंगे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी एक बड़ी खबर देते हैं कि आर्मी चीफ डीजीआईएसआई से मिले हैं। ये तो ऐसा हो गया कि वाले साहब अपने बेटे से मिले हैं, कमाल हो गया। वो नहीं मिलेंगे तो और कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा या आप मिलेंगे? बेटों से तो कब मिलते ना, जब वो हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन सबके साथ मीटिंग करते, उनके साथ भी मीटिंग होती है जनरल बाजवा की। अगर वो मीटिंग होती तो हम कहते भाई बेटों से मिले। ना नाजरीन को दिखाए ना, मीडिया कब तक, आपका इंडियन मीडिया कब तक झूठ बोलता रहेगा और हमेशा से ही झूठ बोलता रहेगा, और वही बोलेगा जो नरेंद्र मोदी बोले हैं, और उसी तरह खराब होगा जिस तरह नरेंद्र मोदी खराब होते हैं। गफ्फारी साहब, जो हिंदुस्तान बोल रहा है, जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया बोल रही है, उसको तो सर्टिफाई पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन आपका झूट तो हर रोज बेपर्दा होता है। भाई ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी हो गई कि आप जैसा झूठा मुल्क, टेररिस्तान, हमको सबक सिखाए, हिंदुस्तान जैसे अजीमोशान मुल्क को सबक सिखाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान बोल रहे हैं मोदी के सामने, सुनाइए अगर है जुर्रत तो। अरे आप यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो। अरे गफ्फारी साहब, आप अपनी बात कीजिए ना, अपनी बातें कीजिए भाई। आप कह रहे हैं ना 50 बयान मैं सुना दूंगा अभी आपको, इसका वक्त थोड़ी है। यहाँ बैठ के प्रोपेगेंडा ना कीजिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। का जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना हिंदुस्तान सारा बोल रहे, तो हिंदुस्तान तो ये बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं सुनाते हो? आप नरेंद्र मोदी की भाषा क्यों बोलते हो? आप उसका पैगाम क्यों बताते हो? आप तनकीद करें ना अपने वजीर आजम पे, मैं करता हूं यहाँ पे बैठ के अपने वजीर आजम पे तनकीद। मैं तो आपको जर्नलिस्ट समझ रहा था, आप तो राजनेताओं की तरह बात कर रहे हैं। आप वहां की ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर के बयानात हमको दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के खिलाफ बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, सुनाऊं आपको? मैं भी कहूंगा जो गलत। अरे जर्नलिस्ट की तरह बात कीजिए ना। मैं पाकिस्तान, मैं भी आपको 50 बयान सुना सकता हूं बिलावल भुट्टो के इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, कैसे पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं इमरान खान, ये हर रोज बिलावल भुट्टो बोलते हैं। सुनाऊं आपको? मैं सुना देता हूं, मैं बोल देता हूं खुद, आप उससे क्या सुनाते हैं? मैं बोल देता हूं, बिलावल भुट्टो कहते हैं नरेंद्र, जो हमारे इमरान खान है वो सिलेक्टेड है, ठीक है? मैं कह देता हूं, आप कह के दिखाएं नरेंद्र मोदी एक चुआई वाले वजीर आजम, कातिल हैं गुजराती, आप कह के दिखाएं, आप नहीं कह सकेंगे।
आपका मीडिया सच नहीं बोल सकता। गफ्फारी साहब, ये आपको भी इल्म है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान, आपका जो मुल्क है उससे तो हमारे मुल्क का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं चाहता ही नहीं कंपैरिजन करना, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि कंपैरिजन किया जाए। कातिल वजीर आज़म नहीं बनाते, हम पढ़ा लिखा वजीर आज़म बनाते हैं चुन के। हम चाय बेचना उसकी वो तो आपके मुल्क की हालत ही बता रही है गफ्फारी साहब, वो तो आपके मुल्क की हालत बता रही है कि आपका प्रधानमंत्री आपका मुल्क कैसे चला रहा है और कैसे चीन के हाथों पूरा मुल्क बेचा जा रहा है। दरख्त लगाए, आप वाला दरख्त काटता है, बंदे काटता है। आप वाला वजीर आज़म और हमारे वजीर आज़म में ये सबसे बड़ा फर्क है कि हम ग्रीनरी लाते हैं, आप रेड खून लाते हैं। चलिए, आपकी सोच तो जाहिर हुई इसी बहाने। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब को धमकी देना पड़ा भारी। ये खबर आ रही है, सऊदी ने पाक से फिर $1 मिलियन वापस मांगे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 मिलियन वापस मांगे हैं। देखिए, गफ्फारी साहब अभी चीख चीख कर बोल रहे थे, इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। अब $1 मिलियन वापस कैसे करेंगे गफ्फारी साहब, आप ये सोचिए। और देने पर कुरैशी ने सऊदी को धमकी दी है। अब सऊदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान कि ये क्या कर दिया, अब इस कर्जे को कैसे चुकाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और गुरमीत सिंह साहब, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, गफ्फारी साहब तो पता नहीं कहां कहां की डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही नजर आ रही है कि पीओके में सारी जमीन जो है सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना को गिरवी रखता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मंशा ये नजर आ रही है कि हम तो संभाल नहीं पाए तो चीनी संभाल ले पीओके को। समीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो पाकिस्तान की असलियत है वो ये है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट है। इसने पूर्ण रूप से अपने आप को बेच दिया है। जो डेब्ट, लोन और बोरोइंग इसने जो चाइना से ली है, और जो चाइना का प्रॉक्सी बनने के बाद में इसकी हालत हुई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट में बिल्कुल आइसोलेटेड है, इकॉनमी माइनस की तरफ चल गई है, और हेल्थ का जो चैलेंज है वो ये डील नहीं कर सकता है। जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो उस दिन ही दिख गई थी जिस दिन इन्होंने एक नया मैप निकाला था, जो एक अब्सर्डिटी की एक हद है, एक पागलपन की हद है कि इस समय के ऊपर में आर्टिकल 370 जो पिछले साल हुआ था, एक साल के बाद में एक ऐसा मैप निकालता है जो उसके बौखलाहट का एक प्रदर्शन करता है कि किस प्रकार से उसका पॉलिटिकल स्टेटस, थिंकिंग है, वो पूरा दुनिया में एकदम अलग थलग हो गया है। और उसने, देखिए, ये जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपीसी है, ये एक पाकिस्तान आर्मी का करप्शन का, फंड डाइवर्जन का एक धंधा बन गया है। ये करप्शन के ऊपर में करप्शन बन गया है, जिसने जो इनके देश की नींव को एकदम हिला दिया है। पाकिस्तान हर एक चैप्टर के ऊपर में फेल हो गया है। वो चाहता था कि चाइना के प्रॉक्सी होने के नाते इन्फिल्ट्रेशन करे, टेररिज्म करे कश्मीर में, लेकिन हर एक जगह तो वो फेल हो गया है। एक भी जगह नहीं है जहां पर, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने उसका साथ छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि किस स्थिति पर पाकिस्तान और आईएस की जो प्रॉक्सीज हैं, जो लाइव प्रोपेगेंडा हैं, बिल्कुल आपने ये बात सही कही गुरमीत सिंह साहब के इस्लामिक मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। गफ्फारी साहब, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का नतीजा देख लिया आपने। अब $1 बिलियन कहां से लाएंगे? आपका तो मुल्क वैसे ही कंगाल है, $1 बिलियन कैसे वापस करेंगे? हम करेंगे ना, हम करेंगे। ये तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे हम तो सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम तो रोटी भी नहीं खाते, हम तो पानी भी नहीं पीते, हम तो अल्लाह माफ करे बस दगरगूं जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे सर के ऊपर कोई तलवार नहीं है, हम लोग कर्जे भी उतारेंगे। नंबर 2, आपने अभी बोला कि इस्लामिक ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे, नहीं दे रहे आईओके के ऊपर हमारा साथ। वहां पे हमारे मुसलमान 1 साल होके वहां पे बैठे हुए हैं, नहीं बोल रहे हमारे मुसलमान ममालिक। उनको बोलना चाहिए, ओआईसी को साथ देना चाहिए। नहीं बोलेंगे ना, झूठ का साथ कौन देगा? झूठ का साथ कौन देगा? दहशतगर्द मुल्क का साथ कौन देगा? आप सच बोल दें, आप सच बोल दें। आप बता दें कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक मकबूजा कश्मीर की हालत क्या है। आप बता दें कि वहां पे बीजेपी के लीडर पुराना हो गया गफ्फारी साहब, कुछ नया लाइए ना, कुछ नया लाइए।
आर्टिकल 370 हट गया, जम्मू कश्मीर में आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया, ये पुरानी बातें हो गई। नया ला रहा हूँ, नहीं, नया ला ही नहीं रहे आप। कल की डेट में 4 बीजेपी लीडर्स मुस्तफी हुए हैं कश्मीर में, क्यों हुए हैं? आईओके के अंदर क्यों मुस्तफी हो रहे हैं रोजाना? नया ये जवाब दें। ठीक है, ठीक जरा है, इसके सवालों का जवाब मैं देता हूं, आप जरा आपके ठीक है, आपके जो मुख्य सवाल थे उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। जी बोलिए 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 शंकर प्रसाद जी बोलिए। आपके 2 सवाल थे, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने 2 बड़े मुख्य सवाल पूछे थे जी। पहला सवाल यह है कि $3.2 बिलियन की इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया का वो है कर्जा, उसमें से $1 मिलियन ये वापस करना चाह रहे हैं, $1 बिलियन, और वो इन्होंने चाइना से लोन लेकर वापस, जी $1 बिलियन चाइना से लोन लेकर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को दे रहा है जी। इस समय सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सही तरीके से बता दिया कि आपका रवैया भारत की तरफ क्या है, वर्ल्ड की तरफ क्या है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये रहा, यानी कि जितना कर्जा पाकिस्तान का अभी तक चाइना की तरफ था उसमें $1 बिलियन और जोड़ लीजिए, उसके अलावा $2.2 बिलियन फिर भी कर्जा रह जाएगा। हाँ। ये तो कर्जे की बात रही। दूसरे आपने बात की, वो बड़ा जरूरी बात थी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ISI से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। जी, देखिए इसके बहुत पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू जो मुझे स्ट्राइक करता है, मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की थी कि स्कार्दू में ट्रेनिंग की दी जा रही है मिलिटेंट्स को फॉर इंडक्शन इनटू इंडिया बाय एयर। आपने सुना होगा पहले, ये मेरी आपसे शायद बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ दिन पे जी, तो उस समय जब ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान के टेररिस्ट को, 100-125 टेररिस्ट को, जो कि हवाई के जरिए इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, जब अगर चाइना और इंडिया की कोई अगर मुठभेड़ हो जाती है उस समय ये और अहमियत रखता है, क्योंकि ये आके हमारी ऑपरेशन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल सही सर, बहुत आपने तफसील से जानकारी दी, और निश्चित तौर पर यह इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपने दोबारा शेयर की। बने रहे आप हमारे साथ सर। एक और अहम खबर, पूरी दुनिया में आज बलूचिस्तान के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बरता से आजादी चाहता है बलूचिस्तान। 11 अगस्त 1947 को अलग देश बना था बलूचिस्तान। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष लगातार जारी है, और अब एक बार फिर बलूचिस्तान के इस संघर्ष ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। कल ही हमने देखा था कि डायरेक्ट हमले जो हैं पाकिस्तान की सेना पर वो शुरू हो गए हैं। कल ही ऐसा एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 5 लोगों की जान भी चली गई थी। पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी मारे गए थे। और हमारे साथ जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, बलूचिस्तान में लगातार आवाज उठ रही है आजादी की, और हम ये देख रहे हैं कि सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान चीन के जितना नजदीक जा रहा है उतना ही बलूचिस्तान से दूर जा रहा है। समीर अब्बास, ये वही बात मैं बताऊंगा कि बिल्कुल आपके जो कान में डाला जाता है वही आप सच मान लेते हैं। मैं खुद 17 दिन रह के आया हूं बलूचिस्तान के अंदर। वहां पे मैं मुख्तलिफ जगह पे, चमन तक गया हूं जहां पे आप कल ये हादसा बता रहे हैं। हादसे होते हैं, वहां पे करवाता कौन है? वो अभिनंदन जैसे, कुलभूषण जाधव जैसे जो आप लोगों के भेजे हुए होते हैं। और वो छोटे छोटे हादसों, आप कराची उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला करवाते हैं, 8 मिनट के अंदर आपके 4 शूटर खायब। इस पर कोई यकीन करता है गफ्फारी साहब? किसने उसको पाला हुआ है? गफ्फारी साहब, आप लोगों को इल्म है इस बात का कि आपका झूठ जो है वो हर रोज बेपर्दा होता है, फिर भी वही झूठा प्रोपेगेंडा लेकर बैठ जाते हैं आप लोग इंटरनेशनल चैनल्स पर। झूठ आप बताएं ना, बलूचिस्तान में अंदर कोई मुहिम तो नजर नहीं आती। बाहर से जो आप प्लांटेड, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, ये तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। जरा देखिए किस तरह से पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है बलूचिस्तान, किस तरह से आपकी सेना वहां पर लोगों पर जुल्म सितम कर रही है। भारत करवाना चाह रहा है। वो आपका एक बैठा होता है वहां पे फौजी मेजर गारव आरिया, वो भी यही बकवास करता रहता है। तो सबसे छोटा ऑफिसर, और मैं उसको कहता हूं कि तुम इतने पढ़े लिखे होते तो तरक्की करते, कोई जनरल बनते, तुम लल्लू से मेजर रिटायर्ड हो गए। इसका मतलब ये कि तुम्हारा गफ्फारी साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि दुनिया हम पर भरोसा ही नहीं कर रही, इस्लामिक मुल्क हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे, पाकिस्तान की हाँ में नहीं हाँ मिला रहे। इसका जवाब आपने ही दे दिया, क्योंकि आप लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो झूठ का साथ कौन देगा? कौन देगा झूठ का साथ? बलूचिस्तान खुद
चलिए एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक और अहम खबर आ रही है। एलएसी पर तलवारें खिंची हुई हैं। चीन की खुराफात जारी है। भारत अपनी सीमाओं पर अड़ा हुआ है और पूरी दुनिया ने कोरोना के गुनहगार चीन को अलग थलग कर दिया है। चीन की सेना का लगातार युद्धाभ्यास जारी। ऐसे में चीन की सेना लगातार वॉर प्रैक्टिस कर रही है। जिनपिंग ने अपने कमांडर्स को हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके बाद पीएलए लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से पीएलए तैयारी कर रही है। प्रोपेगेंडा वीडियोस लगातार चीनी सेना की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। वहीं एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। भारतीय सेना ने एलएसी पर लंबे संघर्ष के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्दियों के लिए भी सेना तैयार है। सेना ने पार्लियामेंट्री पैनल को इस बात की जानकारी भी दे दी है कि सर्दी और ठंड के लिए भी हमारी सेना एलएसी पर पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं। उनसे तफसील से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने आप में यह अहम खबर और भविष्य के संकेत देती हुई यह खबर है जब सेना यह कह रही है, पार्लियामेंट्री पैनल को यह जानकारी दे रही है कि सर्दी और ठंड के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और हम सब ये जानते हैं कि एलएसी के इस इलाके में कितनी जबरदस्त ठंड रहती है। एलएसी पार चीन साजिशें रच रहा है। अब सवाल यह है कि बदले में भारत क्या कर रहा है। तो इस पर लद्दाख से बड़ी खबर, चीन के लिए भारत की तैयारी की तस्वीरें सैटेलाइट कैमरे में भी कैद हुई हैं। भारत ने एलएसी के पास ले एयरबेस पर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इजरायली ड्रोन हेरॉन भी तैयार खड़ा है। यह देखिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भारत की तैयारी इन अहम तस्वीरों में आपको नजर आएगी। एक्सक्लूसिवली यह तस्वीर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं कि कैसे एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और इजराइल के हेरॉन ड्रोन को तैनात कर दिया गया है चीन की हर हरकत पर निगाह रखने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पार्लियामेंट्री पैनल को यह बताया जाना कि हमारी सेना ने एलएसी पर सर्दियों की भी पूरी तैयारी कर ली है, क्या आपको भी यह लगता है कि यह विवाद अभी जल्दी हल होने वाला नहीं है, इसमें वक्त लगने वाला है? समीर जी, इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी प्रिपरेशन, रेडीनेस और अलर्टनेस एकदम ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। आपने देखा है कि 15 जून, जहां उससे पहले भी तैयारी थी, लेकिन अभी की हालत में एकदम ऊंचे दर्जे की तैयारी है। वैसे अगर बारीकी से देखें तो जो भारत सेना का माउंटेन वॉरफेयर, स्नो वॉरफेयर, अल्टीट्यूड वॉरफेयर और जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, इन सब मामलों में बहुत ऊंचे दर्जे का है और पूरे विश्व में सबसे अहम और सबसे बड़ा माना जाता है। और ये सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी अंग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, सबकी तैयारी है। और चाहे वो इंटेलिजेंस के मामले में हो, जैसे आपने बताया कि ड्रोन से जो नजर रखी जा रही है, चाहे वो सैटेलाइट के मुताबिक हो, चाहे वो जो लॉजिस्टिक, मोबिलिटी और मेंटेनेंस की जो जिम्मेवारियां हैं, उनको मद्देनजर रखकर ये बहुत ही डिटेल तरीके से किया जाता है। और अगर आप देखें तो 1984 से भारत की सेना किस फर्मनेस के साथ में सियाचिन को डोमिनेट करती है और क्या हमारा एक्सपीरियंस है इस इलाके में, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने जो बात कही चाइना का वीडियो के बारे में, तो चाइना की जो पॉलिसी रही है, जो एक झूठ और प्रोपेगेंडा, जो मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो करता रहा है, वो बस इसी चीज में माहिर है, वो इसी दिखावे में ही है। उसका जो कहानी है वो सिर्फ प्रॉक्सी, इनडायरेक्ट, साइकोलॉजिकल वॉर, इन्हीं के बीच में है। 15 जून को हमारे 20 वीर योद्धा ने पूरे विश्व
और भारत को बता दिया है कि पीएलए क्या है। उनकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब विंटर्स आएंगी, जब हाई एल्टीट्यूड आएंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और खुशी है इस बात की कि इन सब मुद्दों के ऊपर में, इन सब डिटेल्स के बारे में पार्लियामेंट पैनल को बताया है। और जो तैयारी होती है ये कंटिन्यूम होती है, ये रुकती नहीं है। जो भारतीय सेना का जो मुद्दा है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वो चलता रहेगा। भारत की जो चुनौतियां हैं सुरक्षा के मामले में, वो हर वक्त उसको तैयार और तत्पर रहना चाहिए उसको करने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और अहम बयान इस वक्त हमारे पास आ रहा है माइक पॉम्पियो का, उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। ईरान में चीन की एंट्री पर अमेरिका की चेतावनी सामने आई है। ईरान में चीन का दखल पश्चिमी एशिया के लिए खतरा है, यह कहा है अमेरिका ने। ईरान में चीन का दखल अस्थिरता को जन्म देगा, यह माइक पॉम्पियो कह रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री। ईरान को पैसे और हथियार देने से अशांति बढ़ेगी, ये कह रहा है यूएस। ईरान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार है, ये अमेरिका ने देखिए एक बड़ा बयान दे दिया है। ईरान को कटघरे में खड़ा करते हुए अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब और इजराइल के लिए खतरा पैदा होगा, ये कह रहे हैं माइक पॉम्पियो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के लिए खतरा है, यानी चीन और ईरान पर निशाना साधा गया है अमेरिका की तरफ से। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब के पास मैं जाऊंगा। अब सर, आपको क्या लगता है इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? अब ये बयान कुछ नया नहीं है, ये बयान तो उनका बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब जो इन्होंने बात बिल्कुल सफा लफ्जों में कही है, उससे और ये पता लगता है कि अमेरिका इसको किस तरह से देख रही है। देखिए, चाइना दिन पे दिन ईरान के अंदर घुस रहा है, वहाँ पे पोर्ट्स में पैसे लगा रहा है, चाह रहा है कि किसी तरह से वो अपनी जैसे कॉलोनी उसने पाकिस्तान में बना रखी है, प्रोविंस बना रखा है, उस तरह से ईरान के ऊपर भी हावी हो जाए। लेकिन ये बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट है ईरान के अंदर, बड़े पुराने संबंध हैं, हमारी भी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, हम भी वहाँ एक पोर्ट बना रहे हैं, हम भी वहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से वो कनेक्ट हो। तो ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें एक तरफ देखिए अमेरिका है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ईरान और चाइना की रिलेशनशिप है, एक तरफ ईरान, चाइना और पाकिस्तान का ट्रायंगल बन रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर चाइना घुसना चाहता है। तो ये जो इस समय वर्ल्ड के अंदर जो जियोपॉलिटिकल जिसको कहने तानाशाही चल रही, छीन चान चल रही है, वो अभी सफाई से सामने नहीं आ रही है। सब अपनी तरफ से खींच रहे हैं। इसमें जो देख रहा है, चुपचाप बैठ के जो देख रहा है, अवश्य कुछ कर रहा होगा, वो है रशिया। रशिया का नाम आप इतना नहीं सुन पा रहे हैं आजकल, चाहे अखबारों में नहीं निकल रहा, आपके टेलीविजन चैनल में रशिया की डिबेट नहीं आती है, लेकिन रशिया इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा है। रशिया के इंडिया के साथ बड़े गंभीर, बड़े पुराने संबंध हैं, रशिया के चाइना के साथ हैं, रशिया के अफगानिस्तान के साथ हैं, रशिया के चाइना के संग बड़े मित्रता है। तो ये अगर वर्ल्ड पावर्स को आप एक कैनवस पे लगा के देखें समीर जी, और उनके कनेक्शन देखें, तो आप कहेंगे लाइनें एक के ऊपर से एक गुजर रही है। वहाँ चाइना का लाइन गुजर रही है, या ईरान की लाइन गुजर रही है, वहाँ अमेरिका की लाइन गुजर रही है। और शंकर प्रसाद साहब, आपको ये बात चौंकाती है क्या जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार मुल्क जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान है? देखिए, नहीं, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म एज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड एंड यूनाइटेड नेशंस। तो इस समय मैं ये नहीं कहना चाहता कि चाइना और अमेरिकन बयान रिलेशन टू चाइना ईरान कि वो एक टेररिस्ट देश है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म and the world accepts it, the United Nations accepts it, the whole world is united to fight terrorism against Pakistan. गफ्फारी साहब, सुन लिया आपने? भले ही अमेरिका की तरफ से ये बयान आया हो, लेकिन ये तमगा कोई आपसे छीन नहीं सकता। सबसे बड़ा आतंकी मुल्क कौन? जवाब पाकिस्तान। ये हमेशा रहेगा। ये है ना, ये इंटरनेशनल वो है ना, स्पीकर है ना, ये जो कह देंगे वो आखिर हो जाएगा। इनको क्या पता, किसी चीज का पता होता तो ये कुछ कर ना लेते अपने दौर में। ये जब रिटायर्ड होके बैठ जाते हैं तो भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये अपने दौर में क्या करते थे? उस वक्त नहीं था टेररिस्ट, उस वक्त इन्होंने क्या किया टेररिज्म से निपटने के लिए? उस वक्त कुछ किया नहीं, अभी बैठ के भाषण देते हैं ये सारे रिटायर्ड आपके फौजी सारे बैठ के।
इनको पता होता तो ये अपने टाइम पे कुछ ना कुछ तो करते ना, कि आज ये बोल लेना, ये कर चुके होते। पाकिस्तान उस वक्त नहीं था। वो भाषण नहीं दे रहे, भाषण आप दे रहे हैं। वो सच बता रहे हैं, भाषणबाजी आप कर रहे हैं। जर्नलिस्ट होकर नेता की तरह आप बोल रहे हैं। ओसामा बिन लादेन किसके मुल्क में मारा गया? फौजी बोल सकते हैं। अरे गफ्फारी साहब, फौजी बोल सकते हैं, गफ्फारी साहब, ओसामा बिन लादेन किसके मुल्क में मारा गया? मसूद अजहर और हाफिज सईद कहां टहल रहे हैं? अरे बालाकोट में 200 टेररिस्ट मारे गए। वजीर आजम बैठा है यार, इससे बड़ी बात क्या होगी? आप कमाल करते हैं। कातिल उसकी वजह शोहरत है, आपको नहीं पता, आप बोल के दिखाएं। आप नहीं बोल सकेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक गुजरात के क्या मुसलमानों का कातिल जी, जिसको दुनिया मानती है, सरकार ने नहीं पाबंदी लगा रखी थी आपके वजीर आजम पे कि वो नहीं। अच्छा, आप बताइए कितना, आपका अंदाजा क्या है, कितनी और सर्जिकल स्ट्राइक, कितनी और एयर स्ट्राइक चाहता है पाकिस्तान? आतंकियों का सफाया आप तो करेंगे नहीं, हमें ही करना पड़ेगा ना। लंदन ने चाय पिला के भेजा था, वो कहता था टीएस फैंटास्टिक। आपका कुलभूषण जाधव आया था ना सर्जिकल स्ट्राइक करने, वो आज भी हमारे पास है। नहीं लेके जा रहे हो आप लोग, थप्पड़ नहीं है। गफ्फारी साहब थोड़ा हौसला रखिए, आपकी झुंझलाहट जो है वो आपके झूठ को जाहिर कर रही है बार बार। थोड़ा सा हौसला रखिए। एक अहम खबर इस बीच हम ले लेते हैं, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। चीन के खिलाफ हांगकांग ने जंग का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हांगकांग पूरी तरह से तैयार है। एपल डेली अखबार में चीन के खिलाफ लड़ाई जारी है, इस बात का जिक्र किया गया है। मीडिया टाइकून जिमी लाई को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जानकारी कल ही टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दी थी कि किस तरह से लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले जिमी लाई की आवाज को बंद करने की कोशिश हांगकांग में की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, हांगकांग के मीडिया मुगल हैं जिमी लाई, उनको किस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि हांगकांग आखिर चीन को मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा। ये अहम खबर, अहम अपडेट आपको दे दें। एपल डेली अखबार ने चीन के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। ये अहम जानकारी जो है वो आपको जानना जरूरी है। और जिमी लाई की तस्वीरें हम सब ने देखी, किस तरह से वो लोकतंत्र की आवाज बुलंद कर रहे थे हांगकांग में। मीडिया मुगल है वहां के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हांगकांग मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी में है। मीडिया टाइकून और एपल डेली के मालिक जिमी लाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये जिमी लाई हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सच की आवाज, लोकतंत्र की आवाज माने जाते थे हांगकांग में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया है। और विदेशी ताकतें कौन सी? चीन से मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग में लोग सड़कों पर उतर आए। चीन के खिलाफ आवाज जो है वो और ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है। 30 जून को चीन ने लागू किया था हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसकी दुनिया भर में कड़ी निंदा हो रही है। और हांगकांग ने पूरी तैयारी कर ली है चीन पर हमले की। ये वहां के मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं। और ताइवान से जुड़ी इस वक्त की एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है, वो हम चाहेंगे आपके साथ शेयर करना। ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया। तो देखिए, हांगकांग और ताइवान कैसे चीन के खिलाफ आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद कर रहे हैं। ताइवान को अगला हांगकांग बनाना चाहता है चीन। ये कह रहा है ताइवान कि ताइवान को चीन अगले हांगकांग में तब्दील करना चाहता है। चीन की घुसपैठ ताइवान के लिए बड़ी चिंता है। तो देखिए, वक्त बदला है और अब ताइवान भी खुलकर चीन के खिलाफ आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े थे, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस खास बहस को यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फारी साहब आपका भी, शंकर प्रसाद साहब, गुरमीत सिंह साहब, मनीष झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार इसी तरह से तमाम अहम खबरों पर ताजा अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे आगे भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।